बीर साहब, क्या लार्जर बेंच की तश्कील काफ़ी है अस्कुत नोटिस पर, या जैसे कि वकला भी और तहरीक इंसाफ के मुतालबा करें कि फुल कोर्ट बनना चाहिए था? एक तो ये है कि जब आप चूंकि कानून बदल चुका है, जब आप खुद नोटिस लेती है अदलिया, तो फिर उसमें अपील की भी गुंजाइश रखनी होती है, क्योंकि पहले तो अपील नहीं हो सकती थी, पहले तो रिव्यू हो सकता था। अब चूंकि अपील हो सकती है तो लिहाजा अब आपको 7 जजेस ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि बाद में जजेस बढ़ाने पड़ेंगे अगर अपील आती है। तो लिहाजा ये गुंजाइश तो इसमें खुद नोटिस में मौजूद रहती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है जो मेरे जहन में बार बार उभर रहा है, वो ये है कि कल के मुकदमे में जब इसकी समाअत शुरू होगी तो फरीक कौन कौन होगा, क्या हुकूमत फरीक होगी, क्या जैसे कि इल्ज़ाम लगाया खुफिया एजेंसी पे वो फरीक होगा, क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फरीक होगी, और क्या जजेस भी फरीक होंगे। क्योंकि जजेस ने इसमें अपने ख़त के पैरा नंबर 9 में जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है, और वो सवाल ये है उस्मा कि आखिर अगर किसी जज को ये कहा जाए कि या रिश्वत की ऑफर की गई, या किसी ने इंटिमिडेट किया, किसी ने दबाने की कोशिश की, या कुछ और फेवर देने की बात की किसी मुकदमे के हवाले से, तो वो जज क्या करे? रहनुमाई मौजूद नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि ऐसे में अगर वो इल्जाम लगाता है, ठीक है, आप जज हैं, मैंने आपको कुछ कहा, तो आपने अपने चीफ जस्टिस को बताना है, या अगर आप खुद चीफ जस्टिस है तो आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताना है कि जनाब मसला ये है कि हबीब अकरम ने मेरे काम पे असरअंदाज होने की कोशिश की है, और मैं अदालत में जाऊं और आपको कहूं कि जनाब मैंने तो कभी ऐसा किया, मुकर जाएं, तो आप तो झूठे करार पा गए ना, क्योंकि इम्कानी तौर पर उसका सबूत भी नहीं होगा। तो लिहाजा ये एक मामला कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इससे हमें एक रहनुमाई एक केस में जरूर मिलती है। वो किस केस में? वो केस है जस्टिस काजी फायज ईसा का। जब जस्टिस काजी फायज ईसा पे रेफरेंस दायर हुआ तो उनके वकील थे मुनीर मलिक साहब। मुनीर मलिक साहब ने, और बड़े चोटी के वकील थे, और आपको पता है कि जब जिसे बहाली अदलिया की तहरीक थी कहते हैं, उसमें उनका बड़ा अहम किरदार था। तो खैर मुनीर मलिक साहब ने, जो अटॉर्नी थे काजी फायज ईसा साहब के, उन्होंने अदालत में 10 मेंबर बेंच के सामने उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरे मौकिल के खिलाफ ये जो रेफरेंस दायर हुआ है, दरअसल फैजाबाद धरना केस की वजह से हुआ है। अच्छा, ठीक है ना। अब आप देखिए कि उनके पास कोई उन्होंने सबूत तो पेश नहीं किया था, हाँ। ठीक है ना, कि फैजाबाद धरना केस का फैसला आया, और उसके बाद ये हुआ। ये तो महज फिर एक इल्जाम था ना, एक इल्जाम नहीं था। आप उसको आप प्रेसिडेंस भी कह सकते हैं किसी ना किसी दर्जे में, क्योंकि आपने कम से कम ही तो बताया कि एक जज को दबाने की कोशिश की गई। फिर दूसरा शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का मामला, वो तो अभी हाल में उन्होंने खुल के इल्जाम लगाया था, और उस इल्जाम, अब उनके पास भी रास्ता नहीं था, क्योंकि अब बोला, जैसे ही बोला तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा जी आपने प्रॉपर फोरम क्यों नहीं इस्तेमाल किया। अब प्रॉपर फोरम हमें 6 जज साहबान बता रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, रहनुमाई नहीं की, ठीक है। तो फिर चीफ जस्टिस को भी उन्होंने कहा, यानी अपने चीफ जस्टिस को भी कहा, फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी कहा, और सीनियर प्यूने जज को भी कहा, जो उस वक्त खुद जस्टिस काजी फायज ईसा थे। तो लिहाजा ये जो मामला है ना बारे सबूत वाला, मुझे उसमें यूं लगता है कि किसी ना किसी दर्जे में इसको और हवाले से देखा जाएगा। ये बिल्कुल उस तरह का, यानी आप ये समझ रहे हैं कि बारे सबूत जजेस पर नहीं होगा, देखिए उसको किसी और पर भी होगा, किसी और पे भी आ सकता है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा फिर उस पनामा के मामले में भी इस पे बड़ी बहस होती रही जी। अब इसमें ये बात भी आप जरा देखिए कि हमारा जो पीसीबी है, जिसके मदारुल महाम आजकल हमारे वजीर दाखिला हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, तो मोहसिन नकवी साहब के नीचे जो पीसीबी है, इस पीसीबी के अंदर एक कानून है, वो ये है, कायदा है कि अगर किसी खिलाड़ी को कोई जुए की, मैच फिक्सिंग की कोई दावत दे, तरगीब दे, या तहरीस दे, या उसे डराने की कोशिश करे, तो उसने इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, है ना। बिल्कुल है। तो अब किसी जज साहब को अगर किसी ने कुछ कहा है तो जाहिर है जज साहब बताएंगे ना। अब जज साहब बताएंगे और जज साहब को उल्टा टिकटिकी पे कस लिया जाए, तो इसका मतलब है वो। लेकिन अभी साहब हम पिछले दिनों में जब मुख्तलिफ माहिरीन कानून से गुफ्तगू करते रहे, तो उनका ये कहना था कि जज साहब के पास खुद भी इख्तियार होता है कि वो खुद भी तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए ये तो इसका कोई सही बात तो माहिर कानून ही बता सकते हैं। क्या वो अपने चीफ जस्टिस से कहेंगे और फिर कार्रवाई शुरू होगी, या खुद से भी कर सकते हैं? चीफ जस्टिस के या तो किसी पर्टिकुलर केस में हो तो
اس میں آپ اسی کے فیصلے کے ذریعے آگے چل سکتے ہیں امکانی طور پہ. لیکن یہاں پہ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ جس نے اس طرح کا یہ بڑا غیر معمولی سی چیز ہے نا کہ کوئی اچانک اگر آپ کسی شادی پہ شریک فرض کیا کوئی جج صاحب اچانک ان کے کان میں آ کے کوئی کہتا ہے کہ جناب جج صاحب فلاں کیس ذرا مہربانی کر دیں اور وہ غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب واقعہ تو ہو گیا. لیکن ابھی اب آپ دیکھیں یہ بڑا کمپلیکس ایشو. میں آپ کو بتاؤں میں نے اپنے اس میں جج صاحب کو کسی نے دھمکایا تو نہیں؟ نہیں دھمکایا بھائی کسی نہ کسی نے. جج صاحب نے تو واضح لکھا ہے. نہیں جو آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں دیکھیے دھمکایا اسی طرح کہ جج صاحب ذرا دھیان کریں کسی جج صاحب کو کے کمرے میں کیمرہ نکل آئے تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ جج صاحب کی بات. ایک عقل سلیم بھی تو ہوتی ہے نا کہ جج صاحب کی بات مانیں گے یا کسی اور کی بات مانیں گے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر اس پرٹیکولر کیس میں تو اب یہ دیکھنا ہے نا کہ چیف جسٹس صاحب نے خود نوٹس لیا ہے. اب وہ عدلیہ کی پروٹیکشن دیکھتے ہیں اور پھر یا پھر اس میں یہ کیس ایڈجوڈیکیشن کا نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اے اور بی کے درمیان آپ نے ریکنسائل کرنا یا اے کا حق دلانا ہے بی سے لے کے. ایسا نہیں ہے. یہ ایڈجوڈیکیشن کا کیس نہیں. مجھے لگتا ہے کہ کل جب عدالت میں ہوگا معاملہ, میں تو ابھی صرف ایک طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں, کل جب عدالت میں معاملہ کھلے گا تو بات کسی اور طرف چل پڑے گی. اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ عدالت کو ایڈجوڈیکیشن سے زیادہ یہ کچھ کوڈ آف کنڈکٹ میں اپنے ترمیم کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, ترمیم بھی کرنی پڑ سکتی ہے. اچھا حبیب صاحب, سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.